नमस्कार मित्रों, कल हमने निर्मला उपन्यास का सामान्य परिचय प्राप्त किया था और कल के उपन्यास में मैंने बताया था कि मुंशी प्रेमचंद का यह निर्मला उपन्यास जो है एक अनमेल विवाह और दहेज प्रथा की दुखांत घटना है या दुखांत कथा है। इसी में हम जो है निर्मला उपन्यास का अध्ययन करते हैं। निर्मला उपन्यास का पहला जो अंक है या एक जो उसका पार्ट है वो प्रारंभ होता है, यानी उसकी कथा वस्तु जो है कथा वस्तु प्रारंभ होती है। यूं तो बाबू उदय भानुलाल के परिवार में 20 ही प्राणी थे। कोई ममेरा भाई, कोई फुफेरा, कोई भांजा था, कोई भतीजा, लेकिन यहाँ हमें उनसे कोई प्रयोजन नहीं। वह अच्छे वकील थे। लक्ष्मी प्रसन्न थी और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था। कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को उनका उदय भानुलाल का जो एक अच्छे वकील हैं और उनके परिवार में जो है 20 प्राणी या उनके साथ जीवन यापन करते थे। कोई फुफेरा, कोई ममेरा। तो लक्ष्मी जो है उनके ऊपर मेहरबान थी, अत्यधिक पैसा उनके पास था। वे एक अच्छे वकील थे। उदयभान लाल तो वह अच्छे वकील थे। लक्ष्मी प्रसन्न थी। कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था। यानी उदयभान लाल जो है वो एक अच्छे वकील हैं और इनके ऊपर लक्ष्मी जो है प्रसन्न थी। एक अच्छे वकील थे, लक्ष्मी इनके ऊपर प्रसन्न थी। और इन उदयभान लाल का जो कर्तव्य था वो ये था कि अपने कुटुंब के जो परिवार के जो सदस्य हैं, जो दरिद्र सदस्य हैं, उनकी सहायता करना। हमारा संबंध तो केवल उनकी दोनों कन्याओं से है, जिनमें बड़ी का नाम निर्मला और छोटी का कृष्णा था। हमारा संबंध तो केवल उनकी दोनों कन्याओं से है, जिनमें बड़ी का नाम निर्मला था और छोटी का कृष्णा। अभी कल दोनों साथ साथ गुड़िया खेलती थी। निर्मला का 15वां साल था, कृष्णा का 10वां। निर्मला जो है वो 15 साल की है और जो है कृष्णा जो है वो 10 वर्ष की अभी उनकी अवस्था है। कोई विशेष उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों चंचल खिलाड़ी और सैर तमाशे पर जान देती थी। दोनों गुड़िया का धूमधाम से ब्याह करती, सदा काम से जी चुराती थी। माँ पुकारती रहती थी पर दोनों कोठों पर छुपी बैठी रहती थी कि न जाने किस काम के लिए बुलाती है। दोनों अपने भाइयों से लड़ती थी, नौकरों को डांटती थी और बाजे की आवाज़ सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो जाती थी। पर आज एकाएक ऐसी बात हो गई जिसने बड़ी को बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया। कृष्णा वहीं पर है, पर निर्मला बड़ी गंभीर, एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई। यानी कृष्णा और निर्मला जो है उन दोनों के स्वभाव में जो है कैसे अंतर आता है कि बड़ी जो है बड़ी लज्जाशील हो जाती है, बड़ी एकांत प्रिय हो जाती है, बहुत गंभीर हो जाती है। और इस उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद ने निर्मला के माध्यम से, निर्मला चरित्र के माध्यम से जो है अनमेल विवाह की कथा जो है उसको उपन्यास में पिरोया है। इधर महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी। बाबू बालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से बात पक्की हो गई। बाबू बालचंद्र सिन्हा के बड़े जो बेटे हैं, बड़े बेटे भुवन मोहन से निर्मला की बात पक्की हो गई।
तो बाबू उदय भानुलाल निर्मला की विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी। बाबू बालचंद सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से बात पक्की हो गई। वर के पिता ने कह दिया है कि आपकी खुशी हो, दहेज दें या न दें, मुझे इसकी परवाह नहीं। हाँ, बारात में जो लोग आए उनका आदर सत्कार अच्छी तरह होना चाहिए। ये बात किसने कही? बाबू बालचंद्र सिन्हा जो है, उन बाबू बालचंद्र सिन्हा ने ये बात उदय भानुलाल को कही कि दहेज से कोई लेना देना नहीं है या दहेज की हमें कोई परवाह नहीं है। बस ये है कि बारात में जो लोग आए हैं उनकी देखभाल, सार संभाल, उनकी खातिर तवज्जो अच्छे से होनी चाहिए, जिसमें मेरी और आपकी जगहसाई न हो। बाबू उदय भानुलाल थे तो वकील, पर संचय करना जानते थे। दहेज उनके सामने कठिन समस्या थी। दहेज उनके सामने कठिन समस्या थी। इसलिए जब वर के पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानो उन्हें आंखें मिल गई। डरते थे, न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़े। 2-3 महाजनों को ठीक कर रखा था। उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर 20,000 से कम खर्च न होंगे। यह आश्वासन पाकर वे खुशी के मारे फूले न समाये। देखिएगा, मुंशी प्रेमचंद कथा का प्रारंभ जो है सीधे साधे सरल तरीके से, सहज स्वभाव से उन्होंने इस कथा का प्रारंभ किया है। मेरे उपन्यास की जो कथा है, निर्मला उपन्यास की जो कथा है, इसका प्रारंभ मुंशी प्रेमचंद ने सीधे साधे सरल तरीके से प्रारंभ किया है। अभी तक हमने देखा 4 पात्र इसमें आए हैं। एक पात्र जो है वकील है उदय भानुलाल, दूसरे पात्र जो है वो कृष्णा है, और तीसरा पात्र जो है निर्मला है, और चौथा पात्र जो है बाबू बालचंद्र सिन्हा, और 5वां पात्र जो है उनका भुवन मोहन, जो उनका बड़ा बेटा है। और इस भुवन मोहन से निर्मला जो है उदय भानुलाल की जो बड़ी बेटी है, जो अभी 15 वर्ष की है, इस 15 वर्ष की सगाई का जो है टीके का दस्तूर या सगाई पक्की हो गई। ये सब बातें हम इस पैराग्राफ में हमने देखी। इसकी सूचना से अज्ञान बालिका को मुंह ढांप कर एक कोने में बिठा रखा है। उसके हृदय में एक विचित्र शंका समा गई है। रोम रोम में एक अज्ञात भय का संचार हो गया है। न जाने क्या होगा। उसके मन में वे उमंगें नहीं हैं जो युवतियों की आंखों में तिरछी चितवन बनकर, होठों पर मधुर हास्य बनकर और अंगों में आलस्य बनकर प्रकट होती है। नहीं, वहाँ अभिलाषाएं नहीं है, वहाँ केवल शंकाएं, चिंताएं और भीरू कल्पनाएं। यौवन का अभी तक पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ है। यहाँ जो है इस पैराग्राफ में निर्मला की जो स्थिति है, निर्मला की जो मन स्थिति हो रही है, निर्मला का जो शारीरिक जो चित्रण है, उसका चित्रण यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। यौवन जो है अभी प्रकाश में आने में है, क्योंकि अभी निर्मला जो है 15 वर्ष की ही हुई है। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं जानती। जानती है बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे, नाच होगा, यह जानकर प्रसन्न है। यानी छोटे बच्चों की जो मानसिकता होती है, जो छोटे बच्चों की बाल क्रीड़ाएँ होती हैं, उनको वो देख करके, उनको कल्पनाएं करके वह प्रसन्न हो रही है। और यह भी जानती है कि बहन सबके गले मिलकर रोएगी, यहाँ से रो धोकर विदा हो जाएगी, मैं अकेली रह जाऊंगी। यह जानकर दुखी है, पर यह नहीं जानती कि यह इसलिए हो रहा है। माताजी और पिताजी क्यों बहन को इस घर से निकालने को इतने उत्सुक हो रहे हैं। बहन ने तो किसी को कुछ नहीं कहा, किसी से लड़ाई नहीं की। क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी ये लोग निकाल देंगे। मैं इसी तरह कोने में बैठकर रहूंगी और किसी को मुझ पर दया नहीं आएगी। इसलिए वह भयभीत थी। यानी मन की जो शंकाएं, कृष्णा की मन की शंकाएं कि निर्मला बहन ने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया है। लेकिन कृष्णा को अभी तक ये भाव बोध नहीं है कि लड़कियां जो हैं वो पराया धन होती हैं,
या लड़कियों को एक दिन जो है घर से विदा करना ही पड़ता है। ये सांसारिक जो है रीति है, सांसारिक परंपरा है, सांसारिक रिवाज है। इस सांसारिक रिवाज में चाहे कोई करोड़पति है, चाहे कोई कंगाल है, चाहे कोई गरीब है, सभी को अपनी बेटी का जो है एक ना एक दिन जो है घर से विदा देनी होती है। और कृष्णा को ये सब चीजें अभी से मालूम नहीं है। संध्या का समय था। निर्मला छत पर जाकर अकेली बैठी आकाश की ओर त्रसित नेत्रों से ताक रही थी। त्रसित नेत्रों से, यानी संध्या का समय था। निर्मला जो है छत पे बैठी थी और आकाश की ओर त्रसित नेत्रों से झांक रही थी। ऐसा मन होता था पंख होते तो वह उड़ जाती और इन सारे झंझटों से छूट जाती। इस समय बहुधा दोनों बहनें कहीं सैर करने जाया करती थी। बग्गी खाली न होती तो बगीचे में ही टहला करती, इसलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती। जब कहीं न पाया तो छत पर आई और उसे देखकर हंसकर बोली, तुम यहाँ आकर छिपी बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढती फिरती हूँ। चलो बग्गी तैयार करा आई हूँ। निर्मला ने उदासीन भाव से कहा, तू जा, मैं नहीं जाऊंगी। निर्मला ने उदासीन भाव से कहा, तू जा, मैं नहीं जाऊंगी। यहाँ निर्मला जो है मानसिक रूप से जो है अभी परिपक्व नहीं है, वो शादी के लिए तैयार नहीं है। उसको अभी तक यही नहीं पता है कि विवाह शादी क्या होती है और क्यों जो है एक लड़की को एक अपने पिता के घर से बाहर जाना पड़ता है या विदा लेनी पड़ती है। तो मन में वो है दुखी हो रही है और उसी दुखपन के भाव या खिन्नता के भाव को उपन्यासकार ने प्रकट किया है। कृष्णा, नहीं मेरी अच्छी दीदी, आज जरूर चलो, देखो कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। निर्मला, मेरा मन नहीं चाहता, तू चली जा। कृष्णा की आंखें डबडबा आई, कांपती हुई आवाज से बोली, आज तू क्यों नहीं चलती, मुझसे क्यों नहीं बोलती, क्यों इधर उधर छिपी छिपी फिरती हो? मेरा जी अकेले बैठे बैठे घबराता है। तुम न चलोगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी, यही तुम्हारे साथ बैठी रहूंगी। निर्मला, और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करेगी? तब किसके साथ खेलेगी और किसके साथ घूमने जाएगी? बता। दोनों बहनों में जो है वार्तालाप हो रहा है, दोनों बहनें जो है आपस में बातें कर रही हैं। मैंने आपको कल परसों के जब अध्ययन किया था तब मैंने आपको बताया था कि उपन्यास के जो हैं कुछ तत्व होते हैं, उन तत्वों में से एक तत्व संवाद है। तो यहाँ संवाद जो है चरित्रों के माध्यम से कथा को आगे बढ़ाया जा रहा है। निर्मला, और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करेगी? तब किसके साथ खेलेगी और किसके साथ घूमने जाएगी? बता। कृष्णा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अकेले मुझसे यहाँ न रहा जाएगा। निर्मला मुस्कुराकर बोली, तुझे अम्मा न जाने देगी। कृष्णा, तो मैं भी तुम्हें न जाने दूंगी, तुम अम्मा से कह क्यों नहीं देते कि मैं न जाऊंगी? निर्मला, कहते रही हूँ, कोई सुनता है? कृष्णा, तो क्या यह तुम्हारा घर नहीं है? निर्मला, नहीं, मेरा घर होता तो कोई क्यों जबरदस्ती निकाल देता। कृष्णा, इसी तरह किसी दिन मैं भी निकाल दी जाऊंगी। निर्मला, और नहीं, क्या तू बैठी रहेगी? हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता। कृष्णा, चंदर भी निकाल दिया जाएगा। देखिएगा कितनी बड़ी बात इसमें उपन्यास में यहाँ कही गई है कि हम लड़कियां हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता। यानी मायके या पियर में रहती है तो 25 साल तक वो वहाँ अपना जीवन यापन करती है और फिर उसको पराई बना करके जो है विवाह करके शादी करके उसको भेज दिया जाता है। और ससुराल वाले जो हैं वो कहते हैं कि ये तो पराई घर से आई है। तो लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए, औरतों के लिए ये एक विसंगतिपूर्ण, विडम्बनापूर्ण जो बात है कि हमारा घर कहीं नहीं होता। यानी लड़कियों का जो घर है ये हमारी भारतीय संस्कृति की जो एक पीड़ा है, जहाँ लड़कियों को इस तरीके से पराई माना जाता है। चंदा तो लड़का है, उसे कौन निकालेगा? कृष्णा, तो लड़कियां बहुत खराब होती होंगी। निर्मला, खराब
न होती तो घर से भगाई क्यों जाती। कृष्णा, चंदर इतना बदमाश है, उसे कोई नहीं भगाता, हम तुम तो कोई बदमाशी भी नहीं करती। एकाएक चंदर धम धम करता हुआ छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखकर बोला, अच्छा आप यहाँ बैठी हैं, ओहो अब तो बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेगी, पालकी पर चढ़ेगी, ओहो ओहो। यहाँ जो है भारतीय संस्कृति में लड़के को जो है एक महत्व दिया जाता है और लड़के लड़की में जो है समानता नहीं दिखाई जाती, बल्कि उनमें जो है असमानता होती है। लड़के को घर का चिराग माना जाता है, कुल का दीपक माना जाता है, लेकिन महिलाओं को ना घर का चिराग माना जाता और ना ही कुल का दीपक माना जाता है। तीनों बहन भाई मिलकर के आपस में बात कर रहे हैं कि दीदी अब दुल्हन बनेगी, डोली आएगी, बाजे बजेंगे, पालकी में बिठा करके जो है उसको भेजा जाएगा। चंदर का पूरा नाम चंद्रभानु सिन्हा था। निर्मला से 3 साल छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा। ये चंदर जो है उसका नाम था चंद्रभानु सिन्हा। निर्मला, चंदर मुझे चिढ़ाओगे तो अभी जाकर अम्मा से कह दूंगी। चंदर, तो चिढ़ती क्यों हो, तुम भी बाजे सुनना। ओहो ओहो, अब आप दुल्हन बनेगी, क्यों किसनी, तू बाजे सुनेगी ना, वैसे बाजे तूने कभी न सुने होंगे। कृष्णा, क्या बैंड से भी अच्छे होंगे। चंदर, हाँ बैंड से भी अच्छे, 1000 गुणे अच्छे, लाख गुणे अच्छे। तुम जानो क्या, एक बैंड सुन लिया तो समझने लगी है कि उससे अच्छे बाजे नहीं होते। बाजे बजाने वाले लाल लाल वर्दियाँ और काली काली टोपियाँ पहने होंगे, ऐसे खूबसूरत मालूम होंगे कि तुमसे क्या कहूँ, आतिशबाजी भी होगी। हवाइयाँ आसमान में उड़ जाएंगी और वहाँ तारों में लगेगी तो लाल पीले हरे नीले तारे टूट टूट कर गिरेंगे, बड़ा बाजा आएगा। कृष्णा, और क्या क्या होगा। चंदर, बता दे मेरे भैया। चंदर, मेरे साथ घूमने चल तो रास्ते में सारी बातें बता दूँ। ऐसे ऐसे तमाशे होंगे कि देखकर तेरी आंखें खुल जाएंगी। हवा में उड़ती हुई परैयाँ होंगी, सचमुच की परैयाँ। कृष्णा, अच्छा चलो, लेकिन बताओगे तो मारूंगी। कृष्णा कह रही है, अच्छा चलो लेकिन न बताओगे तो मारूंगी। देखिएगा बड़ी बहन है यहाँ पे, छोटी बहन है कृष्णा, वो चंदर को कह रही है कि नहीं बताओगे तो मारूंगी। चंद्रभानु और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, आज इतनी निष्ठुर हो गई, अकेली छोड़कर चली गई। बात कोई न थी, लेकिन दुखी हृदय, दुखती हुई आँख है जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक बैठी रोती रही। भाई बहन माता पिता सभी इसी भांति मुझे भूल जाएंगे, सबकी आंखें फिर जाएंगी, फिर शायद इन्हें देखने को भी तरस जाऊं। बाग में फूल खिले हुए थे, मीठी मीठी सुगंध बह रही थी, चैत की शीतल मंद समीर चल रही थी, आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला इतनी शोक में विचारों में पड़ी सो गई और आंखें लगते ही उसका मन स्वप्न देश में विचरने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही है और वह नदी के किनारे नाव की बाट देख रही है। संध्या का समय, अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता चला जाता है, पर वह घोर चिंता में पड़ी हुई है कि कैसे यह नदी पार होगी, कैसे पूछेगी। रो रही है कि कहीं रात न हो जाए, नहीं तो मैं अकेली यहाँ कैसे रहूँगी। एकाएक उसे एक सुंदर नौका घाट की ओर आती दिखाई देती है। वह खुशी से उछल पड़ती है और जो ही नाव घाट पर आती है वह उस पर चढ़ने के लिए बैठती है, लेकिन जो ही नाव के पथरे पे पैर रखना चाहती है उसका मल्ला बोल उठता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं। वह मल्ला की खुशामद करती है, उसके पैर पड़ती है, रोती है, लेकिन वह यह कहे जाता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं। एक क्षण में नाव खुल जाती है, वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है।
नदी के निर्जन तट पर रात भर कैसे रहेगी, यह सोच वह नदी में कूदकर उस नाव को पकड़ना चाहती है कि इतने में कहीं से आवाज आती है, ठहरो ठहरो, नदी गहरी है, डूब जाओगी। वह नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता हूँ, मेरी नाव में बैठ जाओ, मैं उस पार पहुँचा दूंगा। वह भयभीत होकर इधर उधर देखती है कि यह आवाज़ कहाँ से आई। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी डोंगी आती दिखाई देती है। उसमें न पाल है, न पतवार और न मस्तूल। फेंटा बंधा हुआ है, तख्ते टूटे हुए हैं, नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी उसमें से पानी उलीच रहा है। वह उससे कहती है, यह तो टूटी हुई है, यह कैसे पार लगेगी। मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, आकर बैठ जाओ। वह एक क्षण सोचती है, इसमें बैठूं या न बैठूं। अंत में निश्चय करती है, बैठ जाऊं। यह अकेली पड़ी रहने से नाव में बैठ जाना फिर भी अच्छा है, किंतु भयंकर जंतु के पेट में जाने से तो यही अच्छा है कि नदी में डूब जाऊं। कौन जाने नाव पार पहुंच ही जाए। यह सोचकर वह प्राणों को मुट्ठी में लिए हुई नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रतिक्षण उसमें पानी भरता जाता है। वह भी मल्लाह के साथ दोनों हाथों से पानी उलीचने लगती है, यहाँ तक कि उनके हाथ रह जाते हैं, पर पानी भरता ही चला जाता है। आखिर में नाव चक्कर खाने लगती है। मालूम होती है अब डूबी, अब डूबी। तब वह किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है। नाव नीचे से आती है और उसके पैर उखड़ जाते हैं। वह जोर से चिल्लाई और चिल्लाते हुए उसकी आंखें खुल गई। देखा तो माता सामने खड़ी उसका कंधा पकड़कर हिला रही थी। यानी स्वप्न जो है, निर्मला जो है नाव का बैठने का स्वप्न देख रही है। वो एक नदी के किनारे चली जाती है और नाव नदी को पार करना चाहती है। तो यहाँ लेखक ने, मुंशी प्रेमचंद ने, निर्मला की जो मानसिक स्थिति है उसको स्वप्न के माध्यम से चित्रित उन्होंने किया है कि निर्मला की क्या मनोदशा हो रही है। थैंक यू मित्रों, कल हम इसका पार्ट 2 जो है पढ़ेंगे।